आप अभी तक न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ संगीता राव। लखनऊ में बसपा अध्यक्ष मायावती ने पिछड़ा वर्ग समाज के पदाधिकारियों के साथ बैठक की है। इस दौरान उन्होंने उनका आर्थिक सहयोग और वोट का सहयोग मांगा है। बैठक में कहा है कि अब प्रकाश राजनीतिक रूप में से मजबूत है, लिहाजा वो अपना हित देख खुद बसपा से जुड़ जाएगा। ओबीसी समाज बसपा के बैनर तले सत्ता की मास्टर चाबी प्राप्त करने के लिए जितने जल्दी संगठित होगा, उनके अच्छे दिन उतने जल्दी आएंगे। बसपा सुप्रीमो ने संगठन के जिलावार प्रगति रिपोर्ट लेने के बाद कहा है कि ओबीसी समाज विभिन्न जातियों में टूटा व बिखरे हैं। इनमें से कुछ के अलग से पार्टी व संगठन आदि बनाने के कारण इनकी एकता व एकजुटता प्रभावित है, जिसका लाभ जातिवादी पार्टियां चुनाव में उठाती रहती हैं। बता दें कि बसपा जाति के आधार पर सदियों से सताए जा रहे इन लोगों को बहुजन समाज से जोड़कर अत्याचार से मुक्ति दिलाने के लिए संघर्षरत है, जो कि देश के लोकतंत्र की सुरक्षा तथा देश हित में भी जरूरी है। लखनऊ के पारा इलाके में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक दलित विधवा महिला ने दबंग पर न सिर्फ जमीन पर अवैध कब्जा करने बल्कि पति की हत्या करने तक का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता मीरा देवी का कहना है कि पति की मौत के बाद अब दबंग लगातार उसकी जमीन हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। विरोध करने पर हुई फायरिंग और मारपीट, जिसमें महिलाओं तक को नहीं बख्शा गया है। बता दें मामला फिलहाल पुलिस जांच में। जो लिया गया था 2014 में नरेंद्र कुमार के नाम से, उनको मारा पीटा गया था उस समय। हाँ, इसके बाद से ये परसों की घटना है। परसों की घटना। कौन कौन लोग थे जो मारने आए थे? ये नरेश मौर्य, अखिलेश मौर्य, उनका पूरा परिवार था। उसके साथ 2 लेडीज भी थी। पहले वो लोग वहाँ से मौजूद थे कि पहले आप लोग? पहले वो लोग मौजूद थे वहाँ पर। इसकी आपने सूचना तत्काल पुलिस को दिया था? 112 चाहिए 100 दिया था। पुलिस की तरफ से क्या आश्वासन मिला हुआ? दिया था, जब तक तब उन्हें मारपीट कर दी, दौड़ा दौड़ा के मारा है। और लेडीज थी उसकी, हमारे पास वीडियो भी है। जो वायरल हुआ है उसमें किसी को आप पहचानते हैं? पहचानते हैं। क्या नाम है उनका? नरेश मौर्य, अखिलेश मौर्य, राजेंद्र, जिनके हाथ में असलहे हैं। हाँ, वीडियो में वायरल हो रहा है, जिसमें जो है ये कहा जा रहा है कि पकड़ो और उठा के गाड़ी में डाल दो। असलहे से करीब 3 बार फायरिंग होती है। और ये कौन लोग थे और इन्हें किसने किया? नरेश मौर्य के लोग थे। लेकिन वीडियो में तो कुछ और अन्य लोग दिख रहे हैं। बहुत सारे लोग थे वहाँ पर, नहीं? 1-2 थोड़े था। एक वीडियो हम आपको दिखाना चाहेंगे, इसी घटना से संबंधित है। वो वीडियो भी इससे पहले भी इस जमीन को लेके विवाद हुआ था? इस जमीन को लेके पहले भी विवाद। अच्छा, तो अभी क्या? वो तो शाम के 5 बजे की बात थी। अभी आप क्या चाहती हैं इसमें? क्या हमारी जमीन हमें मिल जाना चाहिए। और आपके तरफ से कौन कौन चोटिल हुआ है? कौन, उनका क्या नाम है? अजीत है। उनको मारे हैं वो लोग? उन लोगों ने मारा है। कितने लोग लगभग मारे हैं? 2-4 लोग हैं। 2-4 लोग हैं। हाँ। मैं बताना चाह रहा था, मैं ये हमारे इनका लड़का मेरी गाड़ी चलाता था, बहुत पहले से परिवार से मैं जुड़ा हुआ हूँ। ये कासगंज में किराए रहते थे। फिरोजाबाद के रहने वाले थे, बेटी का रघौल के। वर्ष 2002 में 29/7/2002 को नरेंद्र कुमार मेरे गांव की ज़मीन, राजकुमार विजय कुमार ज़मीन क्रय किया था। वर्ष 2002 में उसकी बराबर उनकी ज़मीन खाली पड़ी थी। अभी 4 महीना पहले नरेश मौर्य का परिवार पूरा ज़मीन को ईंट से पूरा भट्ठा कब्जा कर लिया। हमारी ज़मीन साइड में पड़ी हुई थी और ये लोग बराबर धमकी भी दे रहे हैं इनको। अभी इनके खिलाफ कुछ दिनों पहले 2024 में लास्ट महीने में ये मीरा देवी के तरफ से एक मुकदमा भी पंजीकृत कराया गया 420 में इस नरेश मौर्य परिवार में। और ज़मीन एसीपी दुबग्गा ये भी मिले हुए हैं। एसीपी दुबग्गा के द्वारा कोई न्याय की उम्मीद नहीं है इनको। आपका गांव कौन सा है? घटना किस क्षेत्र में हुआ? थाना किस क्षेत्र में आता है? मैं रहने वाला डुप्टी खेड़ा गांव का हूँ। पारा ग्राम सभा है। खसरा संख्या 568 569। कन्नौज में जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। आपको बता दें कि छिबरामऊ स्थित जनसत्ता दल पार्टी की कार्यालय में जनता दल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया का बड़ी ही धूमधाम से जन्मदिन मनाया गया। पार्टी के जिला अध्यक्ष अजय सिंह राठौर की मौजूदगी में केक काटी गई और एक दूसरे को खिलाई गई। वही जलपान की व्यवस्था की गई। कन्नौज जिला अध्यक्ष अजय सिंह राठौर ने बताया है कि कई साल से पार्टी से जुड़े हुए
है पार्टी और मेरा अपने कार्यकर्ता का सम्मान करते हैं। गरीबों के लिए पार्टी हर समय खड़ी रहती। देश के अग्रणी वैज्ञानिकों में से एक तथा वायु ईंधन एवं बायो नैनो पार्टिकल से संबंधित 15 इंटरनेशनल पेटेंट करने वाली डॉक्टर सचिन कुमार प्रयागराज के मोतीलाल नेहरू प्रौद्योगिक एवं तकनीकी संस्थान में चल रहे कार्यक्रम में के आखिरी दिन शिरकत के। इस दौरान उन्होंने बायो ईंधन और बायो नैनो पार्टिकल पर शोध कर रहे छात्रों के साथ अपने सुझाव एवं अभिलेख साझा किया। उन्होंने शोध छात्रों के शोध पत्रों का भी अवलोकन किया तथा उनको कई बिंदुओं पर अपनी राय प्रस्तुत की। इस दौरान वर्कशॉप में आए हुए 15 अलग विश्वविद्यालय के 71 छात्रों के साथ सवाल जवाब करते हुए उनके शोध पत्रों और जिज्ञासा पर अपनी राय प्रस्तुत। सर, आज आपने MNIT में एक बड़े से वर्कशॉप का आपने यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया हुआ है। सर, इस वर्कशॉप में किस तरीके का आपका लेक्चर रहा और इस लेक्चर से यहाँ पे स्टूडेंट्स को कितना बेनिफिशियल रहा? देखिए, ये जो प्रोग्राम है बायो मटेरियल्स के ऊपर, ये एक बड़ा ही अच्छा प्रोग्राम है, बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है कि हम बायो मटेरियल्स को कैसे प्रमोट कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल करके हम जो रोज़मर्रा में होने वाली चीज़ों को या इंडस्ट्रियल लेवल पे जो प्रोडक्शन होते हैं उसको कैसे एनहेंस कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं। तो इसके विषय पे मैंने यहाँ पे आज जो लेक्चर दिया वो हमारा बायोगैस प्रोडक्शन के एरिया में है, जिसको बायो और नैनो मटेरियल्स और नैनो पार्टिकल्स का यूज़ करके हम बायोगैस प्रोडक्शन को कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके ऊपर मेरा लेक्चर था। और बच्चों में बहुत ही एंथुसियाज्म था, सभी ने बच्चा अच्छा इंटरेक्ट किया, इवन क्वेश्चंस भी पूछे, तो एक अच्छा सेशन रहा है ये मेरे लिए। सर, आप चूँकि 15 साल आपने बायो एनर्जी और बायोगैस मिनिस्ट्री को आपने देखा है, नेचुरल एनर्जीज के भी रेंज को आपने देखा। सर, इस आज की डेट में जिस तरीके से फ्यूल के लेकर परेशानी है और गवर्नमेंट भी नए नए तरीके ढूंढ रही है, ऐसे में बायोगैस और नैनो गैस टेक्नोलॉजी जो है ये कितना बेनिफिशियल होगा और इस पर कितना विकास होना चाहिए? देखिए, यहाँ HBTU से पहले मैंने सरदार स्वर्ण सिंह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायो एनर्जी में काम किया है एज ए साइंटिस्ट, और वहाँ पे जो हमारा मेन फोकस था बायो एनर्जी बायोफ्यूल्स के ऊपर था, जिसमें हम जनरली जो वेस्ट मटेरियल्स हैं जो खेती से या जंगलों से या इंडस्ट्री से जो वेस्ट निकलते हैं उनको हम कैसे बायोफ्यूल में कन्वर्ट कर सकते हैं और हम रोज़मर्रा की जो ज़रूरतें हैं एनर्जी के लिए उनको कैसे पूरा कर सकते हैं। तो अगर हम देखेंगे आज के टाइम में या अब से पहले जो हम यूज़ करते थे वो सब फॉसिल फ्यूल्स हैं। फॉसिल फ्यूल्स का क्या है, हम ज़मीन के अंदर से निकाल रहे हैं और ऊपर जब हम उसको बर्न कर रहे हैं तो वो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन हो रहा है, जो CO2 या और गैसेस निकल रही हैं वो हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रही है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जो हमारे खेती के अवशेष हैं, जिनको हम क्रॉप रेसिड्यू या एग्रीकल्चरल वेस्ट बोलते हैं, वो उनका ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं होने की वजह से फार्मर्स उसको जला भी देते हैं, और जलाने से क्या है फिर अगेन एनवायरनमेंट पॉल्यूट हो रहा है। तो अगर इन दोनों चीज़ों को हम मिक्स कर दें और ये जो अवशेष हैं इनको एक मतलब प्रोडक्ट्स लाइक बायोफ्यूल बायो एनर्जी टाइप के प्रोडक्ट बना लें, जैसे बायोगैस बायो इथेनॉल हो गया, तो इससे न केवल हम वो बायोमास वेस्ट को यूटिलाइज कर पाए जो जलने से बच गया, दूसरा हम उसी टाइम पे जो फॉसिल फ्यूल यूज़ कर रहे हैं उसको रिप्लेस कर पाएंगे। तो इसका हम दोहरे तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं और उसके ऊपर गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं। जैसे प्रधानमंत्री योजना है जिसमें 2G इथेनॉल को प्रमोट किया गया है, वो चल रहा है, उसके लिए भी हम प्रयासरत हैं कि अपने पायलट प्लांट लगा पाएँ। उसी तरीके से हम नेपियर ग्रास, पेडी स्ट्रॉ, इनसे भी पायलट प्लांट लगा रहे हैं, जिससे हम बायोगैस और बायो CNG और CBG के क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं। तो वो कुछ ही टाइम में हमारे ये सब पब्लिक के सामने होंगे और उसके फ़ायदे भी नज़र आएंगे। तो एथेनॉल जो जिस तरीके से एक फ्यूचर ऑफ द फ्यूल माना जा रहा है, इसमें आम इंसान को ये कितना सस्ता पड़ेगा जिसकी वजह से ये इसकी तरफ इंटरेक्ट होने के लिए रहेंगे? देखिए, एक साइंटिस्ट का काम सस्ता या महंगा नहीं होता है, वो तो जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज और उस पर डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट कैसे प्रमोट करती है। बस हमारा काम है एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए इसका इस्तेमाल हो। तो देखिए, कॉस्ट तब आएगी जब आप एक तो हम क्रूड ऑयल जो बाहर से हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो रुकेगा,
और ये हम अपने ही संसाधनों से इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी से हम यहाँ बना पाएंगे, तो ऑफ कोर्स कॉस्ट तो कम होगा। अब वो किस वे में पब्लिक को फायदा देगा, ये आगे जब यूज में आएंगी चीजें तो पता चलेगा। सर आपका परिचय दे दीजिए। मैं डॉक्टर सचिन कुमार, आई एम एन एसोसिएट प्रोफेसर एट हरकोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी कानपुर। श्री शारदा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लखनऊ में 9 प्रवेशी छात्रों के स्वागत हेतु भव्य फ्रेशर्स पार्टी आरंभ 2025 का आयोजन बड़े उत्साह और उल्लास के साथ किया गया। इस अवसर पर संस्थान का परिसर ऊर्जा, उमंग और उत्साह से गूंज उठा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में प्रदीप कुमार दुबे, प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश विधानसभा तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में निपुण अग्रवाल, डीसीपी साउथ लखनऊ ब्रिजेश त्रिपाठी और एसओ गोसाईगंज लखनऊ उपस्थित रहे। बता दें, समारोह का शुभारंभ दीप प्रज्वलन एवं मां सरस्वती के वंदन से हुआ। इस अवसर पर वाइस चेयरमैन निमेश सिंह, डायरेक्टर ज्योति सिंह तथा डीन प्रोपराइटर विवेक मिश्रा की गरिमामयी उपस्थिति ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। सबसे पहले तो श्री शारदा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है, मीडिया बंधुओं का। आज का ये जो कार्यक्रम है फ्रेशर्स पार्टी आरंभ 2025 के नाम से है। इसमें जो नए बच्चों ने जिनको प्रवेश लिया है उनके लिए कंफर्टेबल करने के लिए, उनके भविष्य के लिए, उनके व्यक्तित्व विकास के लिए इस तरीके के कार्यक्रम किए जाते हैं, जिसकी सांस्कृतिक, सामाजिक एवं अन्य परिधियों में जो है बहुत महत्वपूर्ण योगदान जो है इस तरीके के कार्यक्रम करते हैं। आपके कॉलेज में कौन कौन से कोर्स है? हमारे कोर्सेज में बात करी जाए तो यूजी प्रोग्राम्स की बात करी जाए तो बीबीए है, बीकॉम है, बीसीए है, और सबसे बताएं आपको एक बहुत अच्छा कोर्स हमारे यहाँ पे बीवोक। आजकल देखा होगा आपने कि कंप्यूटर साइंस के लिए बहुत मारामारी है, डिमांड है। तो बीवोक ऐसा प्रोग्राम है कि किसी भी सब्जेक्ट से किया हुआ बच्चा, आर्ट्स का हो, साइंस का हो, कॉमर्स का, वो बीवोक प्रोग्राम कर सकता है। सबसे अच्छा कोर्स जो है बीवोक है। इसके अलावा अदर प्रोग्राम्स भी हैं लाइक MBA, MCA, D फार्मा, इस तरीके के कोर्सेज हमारे यहाँ। कार्यक्रम में कौन चीफ गेस्ट रहे और कार्यक्रम में क्या कुछ खास रहा बच्चों के लिए? देखिए, कार्यक्रम में जो चीफ गेस्ट रहे वो प्रमुख सचिव विधानसभा श्री प्रदीप दुबे जी थे। इसके अलावा विशिष्ट अतिथि के रूप में डीसीपी साउथ निपुण अग्रवाल जी मौजूद। कार्यक्रम का खास जो है बच्चों के रंगारंग कार्यक्रम रैंप वॉक रहा है। इसके अलावा अट्रैक्शन जो है वो लखनऊ का फेमस म्यूजिक बैंड वो परफॉर्म करने जा रहा है। अच्छी बात है। शारदा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की जर्नी मैंने पता की है, इन्होंने बताया भी है सिंह साहब ने। यहाँ पे इस इलाके में ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, क्वालिटेटिव एजुकेशन दे रहे हैं। तो जो बच्चे जिन्होंने यहाँ एडमिशन लिया है उनको मैं कॉन्ग्रेचुलेट भी करता हूँ, उनका स्वागत भी करता हूँ। और यहाँ पे इट हैज़ कम अप एज वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशंस इन दिस एरिया, so I congratulate and I wish you all the very best who have taken admission this year and those who have been studying there from before also. And let me tell you, अभी हाल में मैं विदेश में था तो मैंने देखा यूरोप में जो इंडियन कम्युनिटी है उसमें मोस्टली सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, कंप्यूटर एक्सपर्ट्स हैं, मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स हैं। तो ज़्यादातर जो हमारे छात्र यहाँ से निकलते हैं हमारे यहाँ, उनका जो इंटेलेक्चुअल लेवल है, उनकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो पूरी दुनिया में सराही जा रही हैं और उनको हर जगह स्थान है अगर आप कॉम्पिटेंस से आगे बढ़ते हैं। मुझे विश्वास है कि शारदा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन या शारदा में आके आप भी इसी तरह से आगे बढ़ेंगे और सफलता आपके कदम चूमेगी। मुझे ये भी विश्वास है कि धीरे धीरे जिस तरह से हम लोगों के यहाँ भी जो वर्तमान हमारी जो सरकार है उत्तर प्रदेश की और भारत की, जिस तरह से उनकी योजनाएं हैं, जो उनकी पॉलिसीज़ हैं, you are going to have much more opportunities for jobs, especially after completing courses like management, computer application and other related areas. I was told by Mr. Singh that he is going to expand this institution. He will have some new faculties, some new fields, and he will invite some more students in this area. Because I am aware of this area and in this place, I was also talking to him that he should have some boarding so that people can come from farther places and work here. I was seeing the performances of these students. I was quite impressed because मैंने नहीं देखा इस तरह से, तो इनका टैलेंट इसी में पता लग रहा था। लेकिन ये है कि इम्तिहान में फेल होने का टैलेंट नहीं, इम्तिहान में कैसे पास हुआ जाता है। तो that was quite fun and it was a prank. So I really congratulate you for performing also so well, and I wish you all the very best in your journey to come. And I also wish this institution that it should basically grow further and we will be benefited by the education they are imparting here. Thank you very much for it. फिलहाल आज की खबरों में इतना ही। जल्दी हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।